धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज का वेबिनार हमारे दोनों रिसोर्स पर्सन ने पूरी लगन के साथ, जानकारी तो होती है जिनको हम बुलाते हैं टीचर को, एक्सपर्ट टीचर होते हैं, जानकारियां तो होती हैं उनके पास, मगर उनकी लगन भी उतनी मजबूत होनी चाहिए जो बात वो आपको कहें कि वो कितनी अच्छी जानकारी देते हैं। और आज जो शैलेश जी ने परिवार से 6th क्लास से, बचपन से ही, यानी आईएएस कब बनना है उसकी तैयारी बचपन से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और बच्चे को और माँ बाप को दोनों। और अभी जगसीर आदि जी जो बोल रहे थे, ये हमारे मैथ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी जो अभी वो दे रहे थे वो आपको, उन्होंने अलग अलग उसको डिफाइन किया, चार्ट बना के आपको दिखाए, जेई के लिए, बैंकिंग के लिए, यहाँ तक कि जो एनडीए का पेपर होता उसके लिए भी, और वेबसाइट भी हमें बताई। ये हम भी चाहते थे और अभी भी कोशिश रहेगी लॉकडाउन खुलने के बाद, क्योंकि सार्वजनिक जो स्थान हैं वो सारे बंद हैं अभी। तो हमने दिल्ली में एक ऐसी जगह देखी थी, साथियों को याद है हमारे आईएसआई हॉल हैं, उनके बड़े छोटे हॉल है, क्लासेस भी हैं, तो उन्हीं की एक क्लासेस हमने सोची थी कि वहाँ जो बच्चे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, हम उनके लिए हफ्ते में एक फ्राइडे को एक क्लास हम अरेंज करें जिसमें अलग अलग टीचर आएँ। मगर ये बीच में थोड़ा बिगड़ गया माहौल, तो उसको अब भी सामना करना है, और जैसे ही ये सब कुछ ठीक होता है और हम कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास हम वहाँ स्टार्ट करें, और दूसरा उसके साथ करेंगे कि ऐसे ही मोबाइल से हम उस क्लास को अलाइव भी करेंगे, साथ साथ लाइव करेंगे, ताकि आप जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, उस क्लास को अटेंड नहीं कर सकते, और सबको बाहर से जाना भी नहीं चाहिए, दूर है, और आप अपने वहाँ से करेंगे, उसको हम करेंगे जूम पे या किसी और ऐसे साधन पे कि जो बच्चा हरियाणा में बैठा है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, जेएंडके में है, वो क्वेश्चन भी पूछ सके वहीं से टीचर से डायरेक्ट। तो ये प्लानिंग हमारी पहले भी थी, उस पर काम भी हुआ था, और हम इसे दोबारा भी जारी करें। अब इसमें एक बात जोड़ रहा हूं, जो अभी जगसीर जी बात कर रहे थे, मैथ का महत्व बता रहे थे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेरा एक सुझाव है सारे बच्चों को, आप मैथ से डरते हो, पता नहीं क्यों आप लोगों ने ये एक दिमाग में खौफ पाला हुआ है। मैंने तो अभी आईएएस का चार्ट दिखाया भी, आईएएस जो 2019 का जो रिजल्ट आया है उसमें 50% नंबर लेने वाले टॉपर हैं। टॉपर जो आया उसने 50% नंबर लिए टोटल एग्जामिने सारे मिला के। तो आप खौफ ना करिए, मेरा ये सुझाव है सब बच्चों को कि जिनको मैथ में, अगर उनको मैथ में 70% नंबर आते हैं, मैट्रिक में 65 भी आते हैं, तब भी अब पास से डबल है ना। पास हम होते हैं 35 से, और अगर 70 ले रहे हैं तो आप तो डबल ले रहे हैं, फिर उसको छोड़ा क्यों जाए। जबकि मैट्रिक के बाद हमारे सब्जेक्ट आधे हो जाने हैं, आधे सब्जेक्ट छूट जाने हैं। तो जब आधे छूट जाने हैं
तो 2 मुश्किल सब्जेक्ट ऐसे चुन लो जो आपको मुश्किल लगते होते नहीं है, उनके ऊपर फोकस करें। ये हमें आगे जाके मदद देते। आर्ट्स भी कीजिए, जैसा शैलेश जी ने कहा आईएएस की तैयारी करनी है तो पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस इनको चूज करना है इनमें से, है ना। तो वो चूज कर सकते हैं आप इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स चूज करते हैं तो कॉम्बिनेशन बनाइए मैथ के साथ। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स मैथ का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस मैथ का बना सकते हैं, है ना। पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैथ आपको आपकी मेरिट बनाता जाएगा, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट हो सकता है 70% नंबर ना दें, मगर मैथ दे देगा। अगर आपके आ रहे हैं शुरू से तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने इस साल जितने बच्चों के भी फोन आए, मैंने मैथ के नंबर अलग से पूछे उनसे कि मैथ में नंबर कितने हैं, और अगर नंबर आपके 65 से ऊपर आ रहे हैं, 65% से ऊपर आ रहे हैं, तो फिर मैथ किसी हालत में छोड़ना नहीं है। मैथ आपको हर एग्जामिनेशन, चाहे वो बैंकिंग सर्विस है, रेलवे की है, इंश्योरेंस की है, कॉमर्स की है, आपको मैथ का एक पेपर रहेगा कुछ नंबर का, और वही आपको आगे बढ़ाएगा। एक बात ये। दूसरी बात, जिस टॉपिक पे आज हमारा पूरा वेबिनार रहा, उसमें मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहला आईएएस भारत का, उस वक्त आईएएस नहीं होता था, आईसीएस कहते थे। तो आईसीएस जो पहला सबसे बना वो 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। देखिए कितनी बड़ी बात है। मगर विकिपीडिया खोलोगे तो 2 लाइन लिखी मिलेंगी, कोई लंबी जानकारी नहीं है। 2 लाइन, 1.5 लाइन नहीं बल्कि, और जबकि ये जानकारी बड़ी होनी चाहिए थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस ऑफिसर बने, और वहीं से बंगाल से सुभाष चंद्र बोस भी आईसीएस ऑफिसर थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो भी आईसीएस ऑफिसर थे। और दूसरी बात कि पहला दलित एससी रिजर्वेशन आने के बाद कौन आईएएस बना? जो पहला आईएएस बना रिजर्वेशन के बाद, वो बने नमो शूद्रा में से, वेस्ट बंगाल से नमो शूद्रा में से पहला आईएएस बना अछूतानंद दास। और बड़े दुख के साथ मैं आपको बताऊंगा, उसकी मार्कशीट है, जो अपने 6 सब्जेक्ट में से पहले जो 3 कंपटीटर हैं, टॉपर 3 जो हैं, उनमें एक अछूतानंद दास, और 6 सब्जेक्ट में वो अपने टॉपर 3 टॉपर में से ऊपर, यानी सबसे टॉपर। 2 में वो सेकंड, और जो उसकी मार्किंग बनी, एग्जामिनेशन की मार्किंग, वो मार्किंग उसकी थी 1 नंबर पे। उसने पूरे नंबर लिए 609, और सेकंड जिसने लिए उसने लिए 602, यानी 602। इन्होंने लिए 609, और जो थर्ड था उसने लिए 495, यानी फर्स्ट ने लिए 609, सेकंड ने लिए 602, और थर्ड ने लिए 495। तो लगता भी अछूतानंद टॉपर होने चाहिए, मगर जब इंटरव्यू आया 300 नंबर का, जिसकी कोई जरूरत नहीं 300 नंबर की, जो आदमी जीके में टॉप कर रहा है, जीके में सबसे ज्यादा नंबर अछूतानंद के, जो अपने मेन एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं सेकंड और थर्ड, उसमें भी टॉप है वो, तो इंटरव्यू में थर्ड कैसे हो सकता है?
जानबूझ के उसको टॉपर से नीचे लाने के लिए इंटरव्यू में जो आदमी थर्ड था, जिसको 495 नंबर मिले, 495 नंबर जिसके थे 495, उसको इंटरव्यू में 300 में से दिए गए 265, 265। देखिए बेईमानी द्रोणाचार्यों की। उसको टॉपर करने के लिए 300 नंबर के इंटरव्यू में से जो आदमी थर्ड आ रहा था सारे एग्जामिनेशन में, उसको दिए गए 265, 265। जो आदमी सेकंड आ रहा था उसको दिए गए 260, 260। और जो आदमी टॉपर आ रहा था 609 नंबरों के साथ, 609 के साथ, उसको दिए गए 110। दूसरों को 250 से ऊपर, इसको 110, और कर दिया इसे फिर थर्ड। तो ये हाई कोर्ट भी गया था मसला नीट वाले बच्चों का। जो नीट नहीं होता था उस वक्त, एमबीबीएस के जो पेपर होते थे, उस वक्त ये मसला सुप्रीम कोर्ट गया था और बकायदा कापियां जांचने के बाद देखा गया था कि जानबूझ के दलित बच्चों के नंबर कम लगाए जाते हैं। ये चार्ट है, ये आप देख पाएंगे, ये आपको नेट में मिलेगा। इस चार्ट को आप देखेंगे तो आप नेट में देख पाएंगे, ये नंबर नेट पे लगे हुए हैं, किस तरह से बेईमानी की गई है। अब ये हम दूसरी बात पे बात करेंगे। आज हम 3 परचेतावार के बाद डिस्टर्ब थे परिवार में। कोरोना महामारी हमारे परिवार में भी आ गई थी, क्योंकि मुझसे छोटे डॉक्टर आनंद और उनकी मिसेज दोनों हॉस्पिटल में है, तो नेचुरली था कि वो अफेक्टेड हो सकते थे। तो उनके थ्रू हमारे यहाँ भी कुछ सिम्टम रहे, और एक बार तो ऐसा भी लगा कि कहीं सीरी ना बन जाए पूरे परिवार में, क्योंकि ये बीमारी सीरी बनाती, डराती। इसीलिए बीमारी अपने आप में कुछ नहीं है, डराती है कि सीरी बनती है, और किसका शरीर बर्दाश्त करता है, किसका नहीं करता। ये फिजिकली भी डिपेंड करता है। उन लड़कियों को नोट कर लें जो नंबर बहुत लेती हैं मगर रोटी बहुत कम खाती हैं। जिसका शरीर साथ नहीं देगा, उसको कोरोना हो या और कोई बीमारी हो, चाहे वॉमिटिंग हो जाए, लूज मोशन हो जाए, शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और अभी जो गर्मी चल रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा हुमस बनती है, ये सेल ख़त्म करती है, सेल डाउन करती है। जो पसीना निकलता, खाली पसीना नहीं होता, हमारी एनर्जी बाहर आती है। तो इसमें बहुत डाइट का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बहुत गर्म डाइट की ज़रूरत नहीं होती, मगर अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। ये फ्रूट हो जिसमें नींबू भी शामिल हो, मौसमी भी शामिल हो, और ग्लूकोन सी शामिल हो। ये चीज़ें की ज़रूरत इन दोनों बहुत रहेगी सबको, नहीं तो मुश्किल आती है। तो हमारे यहाँ भी हुआ, और लगातार हम इससे, जो मैंने लास्ट वेबिनार किया था 12 मई का, 12 जुलाई के वेबिनार के बाद 13 मई को हम शाम को ही मानसिक तौर पे इससे पकड़े गए थे, क्योंकि पहली सूचना आई भाई की कि वो पॉजिटिव हैं। उसी शाम वो एडमिट हो गए। तो एकदम लगा जैसे बिल्कुल सब कुछ रुक ना जाए। तो मुझे अपना वर्क नज़र आ रहा था कि ये वर्क कैसे होना, जो मैंने इतना सारा वर्क लोगों के साथ वादा किया है कि हम ये सारा वर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दिखाएं, करें। ये देखिए, अब आप अगर देख पा रहे हैं, इसमें ये है एक योग विशिष्ट।
4 वॉल्यूम हैं, अगर नीचे तक नजर आ रहे हैं, 4 वॉल्यूम। एक वॉल्यूम इसका लगभग 1500 पेज का है, 1500 पेज का एक वॉल्यूम। और ये 4 वॉल्यूम हैं जो हमारे पास है, और ऐसे कई अलग अलग योग शिष्ट है। ये चारों को मिला के एक बनता है। तो मैं इस सारी चीजों को लेके बहुत चिंता में था। परिवार को लेके भी चिंता थी, सीढ़ी बन सकती है। अपने आप को लेके भी चिंतित था कि ये सारे काम जो मैं कर देना चाहता था, तो ये भी था कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, क्योंकि ये बहुत पाक पवित्र काम है, बहुत पाक। मैं तो इसके जब पहले पेश शुरू करता हूं तब भी परमात्मा से माफ़ी मांगता हूं कि ईश्वर की कही हुई बातें, ईश्वर की लिखी हुई बातें, अब मैं उस बातों को दोबारा कहूं, लोगों के आगे रखूं, तो वो मैं नहीं कह रहा हूं कहूं, मैंने सिर्फ उसे परिभाषित करना, आसान करना है, आसान करना है। और थोड़ा सा जो इसमें, थोड़ा नहीं बल्कि जो मैं देख रहा हूं, जो मेरे सामने अभी आपको जो दिखाया, इसको अगर मैं अगर मैं सही से अंदाजा लगाऊं तो 70 से 85% इसमें नकली कहानियां जोड़ी गई। 70 से 85%। कैसी कहानियां? जैसी हमारे यहां भी एक आदमी ने किया, एक आदमी ने रामायण लिखी दोबारा, लोग गुस्सा भी करेंगे, कुछ सुनने वाले गुस्सा करेंगे, कर भी ले, मगर सच सच है। रामायण लिखी, रामायण कब हुई, कहाँ होती है? रामायण के 7 कांड हैं, बाल कांड से उत्तरकांड, वो वहीं संपूर्ण हो जाती है। मगर चमचागिरी की भी एक हद होती है, कई लोग हद पार कर जाते हैं। उस रामायण को लिखा जिसमें इंदिरा गांधी का भी नाम, नेहरू का नाम, संजय गांधी का नाम, वहां तक आगे प्रेज करते 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 एक शायर ने कहा है, यूं तो अदब से सिर झुकाना बुरी बात नहीं, यूं तो अदब से सिर झुकाना बुरी बात नहीं, पर सिर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े, कि आपकी पगड़ी ही गिर पड़े, आपकी इज्जत ही गिर पड़े, इतना मत झुकाओ। तो ऐसा किया गया। तो इसमें भी योग शिष्ट को जब मैं पढ़ रहा हूं, 70 से 85% इसमें जो योग शिष्ट की रचना के समय के समकालीन नहीं है, उस समय के नहीं है, उनकी कहानियां इसमें ऐड की हुई हैं। और एक जगह तो पढ़ते पढ़ते मैं हैरान हुआ कि उसमें मिसाल दी गई है बंदूक के साथ, योग शिष्ट काल और बंदूक को उसमें जोड़ा गया है। हाँ, या तो ये कहें कि हम उसे आज के संदर्भ में कह रहे हैं, समझा रहे हैं, मगर ये उसको जोड़ रहे पात्रों को वहीं, तो बहुत गहरा काम है। तो मुझे एक बार ये भी लगा कि शायद ईश्वर नहीं चाहते कि इतना पाक पवित्र काम मेरे जैसा आदमी करे, मेरी गलतियाँ, मेरे गुनाह शायद ईश्वर को मंजूर नहीं। तो मुझे वो भी लगा, मैंने उसको स्वीकार किया, क्योंकि ईश्वर जो करते हैं, वो जो फैसला लेते हैं, वो गलत नहीं होता। हमारा हृदय अलग बात है, हमारा हृदय अलग है कि हम गलत कहते हैं, हम तड़पते भी हैं, पक्षी की तरह फड़फड़ाते भी हैं, रोते भी हैं, बेहाल भी होते हैं, कमज़ोर भी पड़ते हैं। और दूसरा इसमें जो कमज़ोर पड़ने की बात थी, वो हमारे यहाँ, मैंने पहले भी कहा, भारत में इस वक्त सरकार नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, भारत को पूंजीपति लोग चला रहे हैं, जैसा चाहते हैं वैसा चलाते हैं, जैसी उनकी इच्छा। अभी टीवी में देख रहे थे आप, एक इंजेक्शन है जिसकी कीमत है 5400 रुपये, 5400, और उसको लोगों ने 80,000, 80,000 में, यानी 5,000 का एक इंजेक्शन
उसको 80,000 में, 80,000 रुपये में बेचा होगा। क्या पकड़े हैं? छूट भी गए होंगे शायद, क्योंकि सारा कुछ चली उन्हीं के सिर पे रहा। सारा कुछ वो सरकारों को, प्रशासन को, मशीनरी को अपने पैसे से चला रहे हैं। पैसे के दम पे, पैसे के दम पे अपराध हो रहे हैं। तो सरकार नहीं है, इसलिए क्या था डर कि हॉस्पिटलों ने पैकेज बना दिए। पैकेज बना दिए 4 लाख से 7 लाख का पैकेज एक कोरोना के एक पेशेंट का। नहीं करना तो सिविल हॉस्पिटल चले जाओ, जो जानवरों के लायक भी नहीं है। यहां हमारे लुधियाना वाले सिविल हॉस्पिटल से पेशेंट खिड़की तोड़ के भागे हैं। वो कह रहे मरना ही है तो घर जाके मर जाएंगे। इस वार्ड में तो अगर नहीं भी मरना होगा तो भी मर जाएंगे, इतना बुरी हालत है। तो सरकारें तो ये है, उनको मंदिर बड़ा करने की चिंता की, इतना नहीं थोड़ा और बड़ा करो। हॉस्पिटल की चिंता नहीं है, लोग मर रहे हैं। आंकड़ा हमारा 60,000 से ऊपर पहुंच गया रोज का, इसकी चिंता नहीं है। तो मुझे उस वक्त चिंता हुई, 2 चीजों की चिंता थी जिनको लेके मैं परेशान हुआ। एक, सीरी ना बने परिवार में। दूसरा, इतना पैसा कहां से लाएं। मेरे कुछ साथियों का जो कॉन्फिडेंशियल है, उन्होंने कहा जी पैसा तो आपके पास रखा हुआ है, आप घबराओ नहीं। मैंने कहा नहीं, वो पैसा हम खर्च नहीं कर सकते। वो पैसा जिस जिस अकाउंट के नाम पे इकट्ठा किया हमने वहीं खर्च करना है। एक पैसा दिल्ली ऑफिस का है। उन्हीं दिनों में शायद हमारे यहाँ ये ट्रेजिडी शुरू हो रही है। 13 जुलाई को, 17 जुलाई को लेटर आ जाता है दिल्ली ऑफिस का कि आप अगर पूरी रकम भर देंगे, बकाया जितनी रहती है, तो 5% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने पूरी रकम को भरने का फैसला ले लिया कि वो रकम वहां की है। तो लगभग 15 लाख रुपया हमने, वो 31 तारीख थी लास्ट, 31 मई, 31 जुलाई से पहले हमने वो पूरी पेमेंट भर दी। उसके बाद कुछ छोटे छोटे उनके डीडी जाने थे ड्राफ्ट, तो हमने डिमांड ड्राफ्ट भी बना के रख दिए। मैंने कहा वो पैसा खर्च नहीं करूंगा। और फिर साथियों ने, आदर्श ने परिवार बन के इस तरह से मुझे पैसे भेजे कि मुझे कभी लगा नहीं कि कोई कमी आएगी किसी तरह की भी। ये आदर्श परिवार ने परिवार बन के पैसे कोई एकदम जैसे घर में लोग करते ना, एक ही माँ बाप की औलाद करती है, माँ बाप पैसा खर्च करते हैं बच्चों पे, या बच्चे माँ बाप पे करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बच्चों ने, सब पूरे देश के हमारे जो मेंबर, हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास इस वक्त रोजगार नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर में थे, जिनकी नौकरियां चले गई, बहुत सारे ऐसे थे। तो वो तड़पते रहे, मगर उनकी तड़प में दुआ थी जो ईश्वर ने सुनी, और हम बहुत जल्द इस सारी समस्या से बाहर आ गए। बहुत जल्द, जिसको हमें लग रहा था कि शायद हम नहीं निकल पाएंगे, मगर बहुत जल्द हमने उसमें से अप हुए। और केवल 3 मेंबर हमारे जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, बाकी परिवार के सारे मेंबर हमारे लगभग 9 मेंबर बाकी, जिनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, या आप लोगों की दुआएं थी जिसको ईश्वर ने सुना, और हम उस से निकल पाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज कि उस वक्त लग सकता था, आप डेटें नोट कर सकते हैं, तो आप कभी ये भी कह सकते हैं कि वो डेट गलत थी जिस दिन ये मुसीबत आई।
ये गलत होगा ईश्वर की उस शिक्षा के खिलाफ। योग शिष्ट में जो परमात्मा कहते हैं कि कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, शुभ और अशुभ कुछ नहीं है। हाँ, वो कह रहे शुभ और अशुभ आपके पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ को भी उन्होंने कहा भी पुरुषार्थ भी शुभ ही होता है। जो आप अशुभ करते हैं, गलत करते हैं, कोई चोरी करने जा रहा है, वो कह रहे वो पुरुषार्थ नहीं है। ये उनके श्लोकों में आया है। अभी जो मैं स्टडी कर रहा हूं, पहले हम खाली पुरुषार्थ पढ़ रहे थे, अब पुरुषार्थ के अंदर बारीकियों में गए हैं, गहराई में। तो परमेश्वर वाल्मीकि दयावान लिखते हैं कि वो पुरुषार्थ नहीं है जो आपने बदनीति से किया हो, जो पुरुषार्थ आपका दूसरे को दुख पहुंचाए, दूसरे का पूरा पुरुषार्थ आप लूट लेना चाहो, तो वो पुरुषार्थ नहीं। तो शुभ अशुभ कुछ नहीं है। परमात्मा कहते हैं, जब भारद्वाज पूछते हैं कि सर्वोत्तम दिन, तो परमेश्वर जवाब देते हैं कि आज, वो करे आज, अभी जो है, जो चल रहा आज, यही शुभ दिन है। इससे ज्यादा शुभ दिन और कोई नहीं हो सकता, ये परमेश्वर कहते हैं। और बाकी उसके बाद जितने संत आए, उन सब संतों ने भी यही बातें फिर कहीं आगे, उन्होंने भी इन्हीं बातों को दोहराया। कहा उन्होंने इन बातों को, सब बातों को, जैसे एक संत हुए पलटू जी, कहते हैं कि लगन मुहूर्त झूठ सब, लगन मुहूर्त झूठ सब। और क्या कहते, देखो इसके साथ जोड़ रहे हैं, करे और बिगाड़े काम, कि अगर आप लगन मुहूर्त देखोगे तो काम और बिगड़ सकते हैं, काम बनेंगे नहीं, बिगड़ सकते हैं। फिर कह रहे पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी। वो कह रहे शुभ दिन और शुभ घड़ी कौन सी है? याद पड़े जब नाम। करे जब परमेश्वर का नाम, जो पुरुषार्थ की बात कहता है, जब आपको पुरुषार्थ याद आ जाए, उससे ज्यादा शुभ दिन नहीं हो सकता। तो अब आपको मिसाल देने जा रहा हूं आज की। आज 9 सुजाता, तो 9 सुजाता को आज आदिवासी, देखिए इसे, ये आदिवासी दिवस है। आज 9 अगस्त है, आदिवासी दिवस है, शुभ है। मगर 9 अगस्त को ही हमारे एक बहुत कर्मठ साथी, बहुत जुझारू साथी, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने वाले साथी, कभी परिवार की, बच्चों की, बीवी की चिंता नहीं की। हमेशा जब भी कोई बात होती थी कि साहब हम कर दें, केस ठोक दें, और हाथ से भी लड़ पड़ते थे। धर्म रतन वीरपाल शंभू, आज के ही दिन वो हमसे जुदा हुए। अब का हो गया, शुभ हो गया। आज ही के दिन अमेरिका ने बम गिराया था जापान के दूसरे शहर पे, नागासाकी पे। और आज का ही ये दिन है जिसमें अच्छे काम भी हुए। 9 अगस्त 1831, 1831, 9 अगस्त 1831, 1831 में अमेरिका ने पहला रेल का स्टीम इंजन चलाया। तो शुभ अशुभ कहां है? इसी को सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि दुख हमारे महसूस करने की चीज है। आप दुख महसूस करें या सुख महसूस करें, आप महसूस करें। अब आ रहा हूं वर्तमान में, अभी ताजा
ताजी बात बता रहा हूं कि 5 सुजाता को चुना हमारे सरकार तो नहीं है, पूंजीपतियों की कठपुतली सरकार जो है, पूंजीपतियों की कठपुतली सरकार जो पूंजीपतियों को रेल बेच रही है, जो पूंजीपतियों को पूरे का पूरा दूरसंचार विभाग बेच रही है, जो पूंजीपतियों को एयरलाइंस बेच रही है, पूंजीपतियों की कठपुतली सरकार, उन्होंने 5 अगस्त को चुना राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए। कह रहे शुभ दिन है, मगर बॉम्बे के लोगों को, मुंबई के लोगों को पूछो 5 अगस्त शुभ दिन है उनके लिए? सदी की सबसे बड़ी बाढ़ जैसी स्थिति, आमतौर पे बारिश होती है 15 मिलीलीटर, 17, 22, 20, इतनी बारिश रहती, नापी जाती है। अखबारों में नोट करो कभी भी, न्यूज में भी बारिश हुई कितनी, 20 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर। और बॉम्बे में कितनी हुई 5 अगस्त को, जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास रखा, कितनी हुई? 300 मिलीलीटर, 300। 20-25 होने वाली 300 मिलीलीटर। बॉम्बे से लोग ट्वीट कर रहे थे कि हमने अपने जीवन में इतना कभी नहीं देखा, बारिश बहुत होती है मुंबई में। मैं सुभाष से बात कर रहा था, मुझे चिंता हुई, मैंने फोन किया सुभाष को कि मुझे चिंता हुई, अपने बारे में बताओ, बाकी सारे जो आदर्श परिवार के मेंबर उनका बताओ। उसने बताया मुझे, कह रहा मैं अपनी बिल्डिंग में खड़ा देख रहा था कि दूसरी बिल्डिंगों के ऊपर जो सेफ्टी के लिए छत बनाई जाती है टीन की, कि पानी ना बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो, उसको टीन के ऊपर लोहे से बनाया जाता है, वो अपनी ब्रैकेट समेत, जिन पाइपों से फिट किए गए थे, पाइपों समेत उड़ गए। ये 5 सुजाता को ही हुआ। और 5 सुजाता को लेबनान की राजधानी बैरूत में इतना बड़ा धमाका हुआ कि 240 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया, जिसमें भारतीय भी थे जिनकी डेथ हुई है। अब बताओ शुभ अशुभ कहां है? कोई शुभ अशुभ नहीं, समझने का है, अपने आप को मनाने का है, हमेशा तत्पर रहने का है। एक बात कहने जा रहा हूं, और तारीफ के तौर पे नहीं लेना उसे, मगर हर समय तैयार रहने के लिए। मैंने कुछ बच्चों से बात की भी, उनको बड़ा बुरा लगा, उन्होंने बड़ा दुख भी महसूस किया। दुख नहीं था वो, हमारे परिवार में ये बीमारी आई तो वो, मैंने कहा ना कि सीढ़ी बना रही, वैज्ञानिक कह रहे कि सीढ़ी बनाती है, कपड़ों में से भी आ जाता कभी कभी वायरस हो। अगर आप हॉस्पिटल से होके आ रहे हैं तो कपड़ों से भी वायरस आ सकता है। तो मैंने उस वक्त अपने परिवार के जो लोग पीड़ित थे, उनके कपड़ों को खुद उठवाया, 2 दिन धूप में रखा, 1 दिन मैंने अपने आप खुद डिटॉल में भिगोया और खुद धोया। बाकी किसी बहुओं को काम नहीं करने दिया, बच्चों को नहीं करने दिया। अतिकाय जी करना चाह रहे थे, नहीं करने दिया, क्योंकि सीढ़ी नहीं बननी चाहिए। और मैं अगर ये सोचूं कि मुझे तो बहुत बड़ा, मेरा नाम बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं लोग, और मैं कपड़े धोऊं और बर्तन भी साफ करूं, मैंने बर्तन भी साफ किए, क्योंकि वो बर्तन किसी और को नहीं देने थे साफ करने के। हमें ऐसे हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये वो समय है जब आप सिद्ध करते हैं कि हाँ, मैं परिवार का हिस्सा हूं, मुझे परिवार की पीड़ा है, मुझे परिवार की जरूरत है, परिवार को लगे कि हाँ आप उनके बीच में साथ में हैं। केवल ये नहीं कि हाँ, ये भी हो सकता है कि आप जेब से पैसे निकाल के दे दो,
वो उसी से नहीं, हर हर जगह साथ खड़े होना नजर आना चाहिए। तो वो जरूरी था। तो इसलिए कह रहा हूं आप सबको कि आज हमने पीसीएस की बात की, आईएएस की बात की, तो इस हैसियत में जाने के बाद सेवा भाव नहीं खत्म होना चाहिए। परिवार परिवार ही होगा। आईएएस आप बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, वो बाहर कलेक्टर होंगे आप, घर में नहीं, कौम में नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर भी ये बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे हमेशा अपने समाज के बीच में रह के आनंद प्राप्त हुआ। और पावन योग वशिष्ठ में भी ये बात लिखी हुई है। पावन योग वशिष्ठ में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ये बात कहते हैं कि जिस मार्ग से होके आप आगे बढ़ते हो, उस मार्ग पे ही आपको दोबारा आना चाहिए। अगर आप उस मार्ग को छोड़ देते हो, भूल जाते हो, यानी जिस कौम से, जिस समाज से, जिस परिवार से आप आगे बढ़े हो। और हमारे यहाँ तो बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। मैं इस पे स्टडी चाहता था, कुछ बच्चे स्टडी करें इसके ऊपर। हमारे यहाँ एक अजीब बात हुआ करती थी, अब शायद थोड़े समय से बंद है, शायद पिछले 10 साल से बंद है, कि अगर बेटी पहली पैदा हुई घर में, और कभी कभी दूसरी भी बेटी भी आ जाती थी, और फिर उसके बाद अगर बेटे का जन्म हुआ, तो पता बहनों की ड्यूटी क्या लगती थी? माएं तो हमारी काम करती थी ना, तो सुबह घर से निकल जाती थी। माएं अगर काम ना करे तो हमारे घर चल नहीं सकते थे। हमारे बाप दादा तो उनकी कमाई तो खाने पीने में जाती थी, खाने में और पीने में। माएं चलाती थी घर। अब माएं जाती थी काम करने, तो छोटे भाई को कौन पालेगा? बहनों की ड्यूटी लग जाती थी कि तुम पालोगी। और वो पालते 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 अपना पलना भूल जाती थी। पता नहीं चलता था कि बेटी और बहन से वो मां कब बन गई। वो एक तरह से मां ही बन जाती थी उस बच्चे की। वही उसे नहला रही हैं, वही उसे घुमा रही हैं, वही दूध पिला रही हैं, और करते करते वो उस उम्र में पहुंच जाती थी जब उनकी शादी आ जाती थी। और बहुत सारे ऐसे परिवार जिनकी मैं स्टडी कर रहा हूं कि लड़का पढ़ जाता था, चलो बड़ा ऑफिसर नहीं तो क्लर्क बन जाता था, और बहनें मां की तरह सफाई कर्मचारी। शादी के बाद ससुराल में वो सफाई कर्मचारी। फिर भाई उनके घर जाने से शर्म महसूस करता था, अगर वो उसके घर आ जाए उसमें भी शर्म महसूस करता था, और कभी कभी तो मना ही कर देता था। मुझे एक एडीसी की बात बताई लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने, कि वो मना करता था कि मेरे घर मत आ जाना, जरूरत होगी मैं अपने आप ही आ जाऊंगा मिलने आपको। तो ये होता रहा हमारे यहां, घरों की स्थितियां ये रही हैं। हादस ने इसको बदला है। हादस ने बहुत बारीकियों पे काम किया है। शैलेश जी आज बोल रहे थे, आदर्श तो बैठना भी सिखा रही कि बैठना कैसे, खाना कैसे खाना। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, शायद मुझे मिला नहीं आर्टिकल, आज याद आ गया कि यह भी निकालना चाहिए। हमारे लोग तो खाना खाते हैं ना, तो बर्तनों की आवाज पूरे मोहल्ले में आती है। बाहर निकलते खाना खा के, चाहे रोटी के ऊपर प्याज रख के खाया हो, मगर डकार ऐसे मारते हैं कि जैसे कोई पुलाव खा के आ रहे हो, बिरयानी खा के आ रहे हैं। और ब्राह्मण और बनिया पूरा देश खा गया, देश की एक एक इंच जमीन खा गए, वो जंगलों के पेड़ खा गए, खनिज पदार्थ खा गए, और अब एयर इंडिया खा रहे हैं, रेल खा रहे हैं, मगर आवाज नहीं आने देते। हम ये भी सिखा रहे लोगों को कि खाना खाओ तो प्लेट की आवाज नहीं, प्लेट और चम्मच की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये सेंस भी सीखनी है। और हमारे तो कई लोग ऐसा खाते कि मुंह में चबाने की आवाज आती है, छप छप चाय पीने की आवाज भी आती है।
और उसको भी बड़ा बड़े समझते। यानी हम तो हर बारीकी पे, क्योंकि हमें एक नई कौम का निर्माण करना है। दुनिया की सबसे सभ्य कौम थी, तभी इसको अछूत नाम मिला था। अछूत यानी जिसको, जो लोगों की पहुंच से बाहर थी। सूरज अछूत है, चांद अछूत है, उनको अछूत कहा जाता है। ईश्वर को कहा जाता है अछूत। साहित्यिक लैंग्वेज में अछूता शब्द लिखा जाता है बहुत सारे विषयों को लेके कि ये सब्जेक्ट अभी तक अछूता था। मीन्स कोई गंदा थोड़ी था, उसका मीन्स गंदा नहीं था। अछूता कि जिसको अभी तक किसी ने टच ही नहीं किया, और जिसको टच ना करे तो वो तो साफ होता है ना, पवित्र होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, जिसको किसी ने टच नहीं किया। और ये नाम मिला था हमारी कौम को अछूत, जिनकी सभ्यता से, जिनके केवल घरों के निर्माण से नहीं, वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, जिनके अपने मैनर्स से भी। मैनर्स देखिए कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ, और एक बार तो लक्ष्मण और राम दोनों भी हुए थे, और जब वो बेहोश होके गिरे तो उनके ऊपर वार नहीं किया गया। ये कल्चर है हमारा, ये हमारी सभ्यता रही है। और एक वो कि जब कुंभकर्ण गिरता है तो आगे पढ़िए वाल्मीकि रामायण को, जो मूल वाल्मीकि रामायण है, कि कैसे उसको कौन सा शब्द मैं कहूं, जल्लाद कहूं, कसाई कहूं, कि एक एक बाजू, एक एक पांव अलग, टांग अलग की गई उसकी। और मेघनाथ को कब मारा गया? जब वो मंदिर में पूजा कर रहा था। मां निकुंभला के मंदिर में पहुंच के जब वो सुबह 4 बजे पूजा कर रहा था, बिना किसी कवच के, बिना किसी हथियार के मंदिर में मौजूद था, और जैसे ही झुका, और झुके हुए मेघनाथ के सिर में पीछे से वार किया कि मारा गया। तो हमारा एक कल्चर रहा है, हमारे कैरेक्टर का भी और हमारी इंजीनियरिंग का भी, जिसमें एक नाम मिला हमारे महापुरुष को, मां मंदोदरी के पिता मैं दानव को क्या नाम मिला? विश्वकर्मा। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग थी, इतनी बड़ी इंजीनियरिंग। और बहुत सारे बेहुदा लोग भी मिलेंगे आपको। अभी कल परसों सवाल चला रहे थे, ये नवबोधि सवाल चलाते हैं कि सोने को तो आग नहीं लगती, लंका को आग कैसे लग गई? मूर्खों को यह नहीं पता कि सोना ऊपर चढ़ाया जाता है और सोना भी पिघलता है। दरबार साहब को के ऊपर सोना चढ़ा हुआ है, मगर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो वो सोना भी खराब हुआ था, तो दोबारा चढ़ाया गया। जो प्रतिमा बन के आई है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की, पावन वाल्मीकि तीर्थ पे, उसको भी हमारे नासमझ लोगों ने, बनाने वालों ने कहा था कि इसको केवल कॉटन से, रुई से इसको साफ करना और कुछ नहीं लगाना। मगर हमारे लोग हटे नहीं, कभी दूध डाल रहे, कभी दही डाल रहे हैं, तो उसको ऊपर जो सोने की परत थी वो उतरनी शुरू हो गई। बाद में हमारे विदेशों में बैठे लोगों ने पैसा भेजा, बाबा प्रगटनाथ जी और बहुत सारे लोग गए, फिर उस मूर्ति के ऊपर दोबारा वो सोने की परत चढ़ाई गई। तो नवबोधि सवाल कर रहे, लंका सोने की जल कैसे गई? सोना तो जलता नहीं है, सोना भी पिघलता। मूर्खों, किसी सुनार से पूछो, सोना पिघला के तो जेवर बनता है। ऐसे उलझुल सवाल आते हैं। तो इन सारी बारीकियों पे आदर्श को काम करना है। तो मैंने बीच में खुशखबरी आपको बताई कि दिल्ली ऑफिस की फाइनल पेमेंट हमने भेज दी। अब छोटी छोटी पेमेंट बची है कि मेंटेनेंस का 2 साल का पैसा इकट्ठा देना है, बिजली गैस कनेक्शन का पैसा देना है, उसका अलग डीडी बन रहा है,
और फिर जो अदालत में जाके उसकी रजिस्ट्री होनी है, स्टैम्प पेपर लगने हैं, उसकी एक पेमेंट है। तो लगभग 5-7 लाख रुपए का खर्चा बचा है और वो भी हम कर लेंगे, हो जाएगा। आदर्श परिवार बहुत सक्षम है, बहुत सक्षम है, हम सारा काम कर सकते हैं। मगर सक्षम होना है अब आपको आज के वेबिनार के अकॉर्डिंग, सक्षम होना है बड़ी डिग्रियों में, सक्षम होना है सिस्टम का हिस्सा बनने में। यह सक्षम होना जरूरी है। आईएएस का भी रिजल्ट जो आया, ढूंढने से नहीं हमें मिल पाया कि कोई वाल्मीकि या सफाई कामगार जातियां जो है उनमें से कोई बच्चा आईएएस उसमें से आया हो। तो ये इस कमी को हमने दूर करना है। दिल्ली ऑफिस मिल गया है, हम वीडियो के थ्रू भी कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि उसका इस्तेमाल क्या करना है। वो कोई रहायशगाह नहीं बननी किसी की, आने जाने वाले लोगों का रेस्ट हाउस भी नहीं बनना है, इतना बड़ा नहीं है, छोटी सी जगह है, 3 कमरे हैं। उनका इस्तेमाल होना है कि वहाँ से हमारे मैगज़ीन छपे, वहाँ से हमारा एक चैनल चले और चैनल का ज़्यादा बड़ा फोकस एजुकेशन और हमारे इतिहास पे, अलग अलग दिन हो और उसमें हमारे विद्वान वहाँ आके हमारे बच्चों को इन सब बातों से अवगत कराएं। और जैसे आज टीचर बोल रहे थे, कितना ज़बरदस्त बोले जगसीर जी ने, जैसे चार्ट बनाए हुए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका जो आज सिस्टम था। एक एक चीज उन्होंने बड़ी बारीकी से, बड़ी तरीके से आपको बता रहे थे। चार्ट आप देखेंगे, अभी भी रिकॉर्डिंग में है, उसका स्क्रीनशॉट लेके अलग से भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए सब बच्चों को, ये नहीं कि बड़े बच्चों को, 6th क्लास से ऊपर के जितने भी लोग हैं सब निकालो उसकी हार्ड कापी निकलवाओ, कैफे में जाके हार्ड कापी निकलवा के घर रखो। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो काम आएंगी। तो आज मैं जो बता रहा था कि शुभ अशुभ कुछ नहीं है। और दूसरी बात मैंने कह के अब खत्म करना है। कुछ साथी हमारे, क्योंकि मेरी कौम, मैंने लिखा भी है कि मेरी कौम बिकाऊ नहीं है। ये बिल्कुल एक बड़ा सच है कि मेरी कौम कभी बिकाऊ नहीं रही। हाँ, मेरी कौम जज्बाती है। जज्बाती आदमी जो होता है वो उसकी समझ थोड़ी सी हट जाती है, एक तरफ जज्बात हैवी हो जाती है, भावनाएं हैवी हो जाती हैं, फीलिंग्स ऊपर आ जाती है, समझ नीचे चले जाती है। तो थोड़ा सा समझ से भी काम लेना है। मुझे भी एक फोन आया और वो कह रहा जी मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, आपका बड़ा फैन हूं और मैंने अपने पूरे उस एरिए में कई सारे गांवों में एक एजुकेशनल सोसाइटी बनाई है। जैसे उसने कहा मैंने एजुकेशनल सोसाइटी बनाई है, मैंने कहा अभी रुक जाओ, बात सुनो मेरी, बस मैं कहा रुक जाओ और मत बताना। तुम्हारी सोसाइटी क्या करती है? कॉपी पेंसिल बांट रही है। कॉपी पेंसिल बांटना एजुकेशन बांटना नहीं है। और दूसरी बात, मैं कहा दुनिया का बड़ा झूठ बोल रहे हो कि तुम मेरे फैन हो, मुझे फॉलो करते हो। मुझे फॉलो करते तो आदर्श के अंदर खड़े होते, तुम्हें अलग सोसाइटी बनाने की जरूरत नहीं थी। इसका लिए तुम्हारा दिल बेईमान है, पहले से बेईमानी है कि तुम कुछ अलग दिखाना चाहते हो, अलग बने रहना चाहते हो। तो अब बड़े लोगों का सवाल यह भी रहता है कि जी सबको इकट्ठा करो। सबको इकट्ठा करने के बारे में हमारा जवाब है सीधा। पहले तो दुनिया का एक सच है कि जब दो भाई अपना किचन अलग अलग करते हैं या अपना घर अलग बनाते हैं, दोबारा इकट्ठे नहीं हुए। मगर मैं फिर भी उससे भी बड़ी बात कह रहा हूं, दिल बड़ा करके।
कि आदर्श एक मिशन है, आदर्श एक विचारधारा है, और जो इस विचारधारा को पसंद करता है अकेले बैठ के मनन करे। हमारा यूट्यूब चैनल खोले, दर्शन रावण नाम से यूट्यूब चैनल खोलो। हमारे तमाम जितने लेक्चर हैं, हमारे योगामृत है, योगिमा पर्व, योगेश्वर पर्व, उसको सुनो। उसमें हमारे सेमिनार में आए हुए रिसोर्स पर्सन की स्पीचेस भी हैं, उनको भी सुनो। सारा देखने के बाद फैसला लो कि अलग बनाना ईमानदारी है कि बेईमानी। अगर ईमानदारी है तो आप आदर्श में आ जाइए, कोई सवाल नहीं किया जाएगा। आपने हमें कितनी गाली दी, आपने कहां कहां विरोध किया, कोई सवाल नहीं किया जाएगा। क्योंकि मैं कहता हूं हमेशा कि हम सारा कुछ नहीं हो सकते कि हम ही मुद्दई हों, हम ही पुलिस बन जाएं, हम ही वकील बन जाएं, हम ही जज बन जाए। ऐसे नहीं होता, ये सब कुछ अलग अलग होता है। और ये तो सामाजिक काम है, धर्म का निर्माण है। इसमें तो और बड़ा दिल कि कौन गलत है कौन ठीक है, ये फैसला ईश्वर करेगी। किसी ने मुझे गाली दी और हम सारे मिलके कहें कि वो आदमी गलत है, पर क्या पता हमने उसे कितना दुखी किया हो कि उसने तब जाके गाली दी हो। ये फैसला ईश्वर करेंगे कि हम में से गलत कौन है। तो मैं आज फिर इसी डेट को ऐतिहासिक मान के कह रहा हूं। आदिवासी दिवस है। आज के दिन की बहुत सारी और भी घटनाएं हैं। टू वे टेलीग्राफ भी आज के दिन उसकी खोज हुई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें आज के दिन से जुड़ी हुई हैं। तो आज के दिन पे मैं ये कहूँगा कि जिनको आना है, मगर टू वे नहीं कि मन इधर भी है उधर भी है। कुछ लोग क्या करते हैं, कह रहे रूह तो आपके साथ है, शरीर ही उधर है। भाई शरीर जब खाली होता ना रूह के बिना, फिर वो शमशान घाट या कब्र में पहुंचाया जाता है, उसको रखा नहीं जाता। हमें शरीर और रूह दोनों एक जगह चाहिए। आपका मन और आपका दिमाग दोनों एक ही जगह होने चाहिए। ईमानदारी से आओ, आइए, आदर्श के दरवाजे खुले हैं। एक, ना कोई सवाल पूछा जाएगा। दूसरा, रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं होगी। डिसरिस्पेक्ट हमने कभी किसी को नहीं किया। जब तक आदमी गलती ना करे, जब तक वो मिशन के उल्ट ना हो जाए, हमने उसे कभी भी कुछ नहीं हम कहते। हाँ, जहाँ मिशन के खिलाफ बात जाती है वहाँ मैं फिर सीधा सीधा लिखना शुरू करता हूँ। मैं तो वहाँ भी जहाँ आदमी अपने आप के खिलाफ हो, मैंने अभी कहा ना कि एक लड़का कह रहा करना है मैंने IAS, वो सेल्फी रोज डाल रहा है, तो मैंने कहा तुम्हारी सेल्फी रह जाएगी, तुम IAS कभी नहीं बन पाओगे। उसके लिए तो तपस्या चाहिए। तो ये जरूरी बातें जहाँ मुझे लगता है, और वो मैंने किसके हित में कही, उससे मेरा लाभ है, उससे मेरा लाभ नहीं है। उससे उस बच्चे का लाभ है कि मैंने समय पे उसे टोका। और ये कहते हैं, कहा गया है, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवा ने लिखा है कि आपके हित की मगर कड़वी बात कहने वाला ही मित्र होता है। कि बात कितनी कड़वी हो मगर आपके हित की हो, वही सच्चा मित्र होता है, जो उसे उसी वक्त कह देता है। मैं उसी वक्त कहता हूं सभी साथियों से, बहुत सारी बातें ओपन लिख देता हूं कि ये सारे काम ना करो। और इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे एक परिवार और एक कौम का निर्माण करना है, एक ऐसे मानव जगत का निर्माण करना है जिसका निर्माण सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान पावन योग शिष्ट के सिद्धांतों को निर्माण करके करते हैं। वो सिद्धांत किसके लिए हैं? लोग क्या करते करें, योग शिष्ट का पाठ रखा है, किसके लिए? उनको पूछो
करे ईश्वर के लिए। अरे भाई, ईश्वर ने तो एक तुम्हारे लिए कहा था, तुम आगे ईश्वर को सुना रहे हो। करे ईश्वर के लिए पाठ रखा है, योग शिष्ट का पाठ, नित्यनेम का पाठ ईश्वर के लिए मत करो, वो आपके लिए है। ये बहुत बड़ी गलती है कि ईश्वर के लिए पाठ। ईश्वर ने तो योग शिष्ट रच के दिया हमें, और उसका पाठ हम उसे ही सुनाए जाएं। ये तो बड़ी बचकाना बात हो जाएगी। ईश्वर का पाठ अपने लिए करो। उसकी अगर एक ही लाइन समझ में नहीं आ रही तो एक ही लाइन पे अटक जाओ कि ये लाइन जो कह रही है वो लाइन को मैं मानता भी हूं कि नहीं मानता हूं, इसलिए करो। और मैं जो बात कह रहा हूं कि पूरे मानव जगत, मैं आज उन सारे लोगों का सवाल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी थोड़े दिनों से समझ नहीं पा रहे हमारी भाषा को। कभी कभी ऐसा चश्मा आ जाता है कि आदमी समझ नहीं पाता। उन्होंने सवाल किया, डाला भी, कि वाल्मीकि और सुदर्शन इनको एक नहीं किया जा सकता। वो एक ही तो है। समझ की बात है। जो लोग सुदर्शन नाम से जानते हैं, मेरे लिए वो उतने ही आदरणीय हैं। उनसे पूछो कहानी कि कौन सुदर्शन, वो कहेंगे जिसने रामायण लिखी, जिसके पास मां सीता आके रही, तो वही तो वाल्मीकि है। हमने नाम अलग रख लिए, कहीं आदि कवि रख लिया, और लोगों ने भूल में वाल्मीकि नाम को बालाशाह भी रख लिया था। लोगों ने वाल्मीकि नाम को ही उर्दू में लिखते हुए गलत लिखा गया। लिखो कभी वाल्मीकि उर्दू में, एक नुक्ते का फर्क पड़ता है तो लाल बेग पढ़ा जाएगा। एक नुक्ता, उसे लाल बेग पढ़ा, लोगों ने लाल बेग ही रख लिया, कहानी भी कर ली उसकी। बीच में घोड़ा घोड़ा भी ले आए कि घोड़ा था, उसकी टांग काट के खा ली, झूठी मूठी कहानी जोड़ दी बड़ी लंबी। नाम अलग है, जैसे आदि कवि नाम है उनका, करुणा सागर उनका नाम है, योगेश्वर कहते हैं हम उनको। उनके अलग अलग नाम है, उनकी अलग अलग कृपा, जिसको जैसा चाहा जिसने, उसने उसका वैसा नाम लिया। कोई उसे करुणा सागर कहता, कोई सच्चिदानंद कहता है, कोई सृष्टि करता कहता, कोई सृजक कहता है। ये सब उसी के नाम है। मगर वो दुष्ट जो राम मंदिर का शिलान्यास करने गए, उन्होंने सारे नाम ले लिए, तुलसी फुलसी सबके नाम ले लिए, वाल्मीकि नाम नहीं लिया उस दिन पूरा। चौपाइयां पढ़ते रहे तुलसीदास की, जो झूठ पे आधारित है, जिसको मान्यता नहीं है ना पीएचडी के लिए ना अदालत में। अगर रामायण के किसी श्लोक को लेके, रामायण के किसी घटनाक्रम को लेके विवाद हो जाए तो तुलसी का रामचरित मानस पेश नहीं किया जा सकता प्रमाण के तौर पे। वहां वाल्मीकि रामायण के चार मूल पाठ है, 3 माने जाते, यानी चौथा भी बीच में मिक्स है। 3 मूल पाठ माने जाते हैं। एक डीएवी कॉलेज लाहौर का, एक कॉमकॉन मद्रास का, एक गुजराती प्रिंटिंग प्रेस मुंबई का, और लाहौर वाला ही होशियारपुर से भी छपता है फिर बाद में। ये 4 प्रमाणिक संस्करण हैं। और इसके आगे अगर जाओगे और तो फिर जी ग्रीसियो का, जो प्रिंटिंग में पहली रामायण आई है, प्रिंटिंग में। तो बाकियों को मान्यता नहीं है। वो चाहे अध्यात्म रामायण है, चाहे आनंद रामायण है, चाहे कश्मीरी रामायण है, चाहे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, इनको कोई मान्यता नहीं है। जिसके ऊपर पीएचडी किया डॉक्टर कामल बुल्के ने, वो वही 3 प्रमाणिक संस्करण है जिनके मैं नाम ले रहा हूं। वो 4 दिशाओं के हिसाब से माने जाते हैं, उसी के हिसाब से। मगर जी ग्रेसियो ने जो रामायण प्रिंट किया, उसने इनसे नहीं लिया, उसने सीधा आदिवासियों से लिया, जिन्होंने मुंह जुबानी याद कर रखी थी। आदिवासी जो भील आदिवासी हैं, शबरी आदिवासी कहलाते हैं, उन्होंने रामायण को मुंह जुबानी याद किया हुआ था। जी ग्रीसियो ने उनसे इकट्ठा किया।
तो वो मूल वाल्मीकि रामायण है। तो इसलिए वाल्मीकि नाम केवल शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं है, सफाई कर्मचारियों में नहीं है, वाल्मीकि नाम शेड्यूल्ड ट्राइब में भी है। शेड्यूल्ड ट्राइब में, आदिवासी जातियों में भी वाल्मीकि नाम है। बड़ी मिसाल दे रहा हूं, महाराष्ट्र और गुजरात का जो कोस्टल एरिया, तटवर्ती एरिया, समुद्र का किनारा किनारा, वहां जो मछली पकड़ने का काम करते हैं वो कोली वाल्मीकन कहलाते, कोली वाल्मीकि। और वो जो मंदिर बनाते हैं वो केवल एक प्रतिमा लगाते हैं वाल्मीकि दयावान की। बल्कि जो वाल्मीकन कहलाते उत्तर भारत के, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के, ये बेईमान है। ये तो वाल्मीकि प्रतिमा के साथ और बड़ा कुछ खड़ा कर देते हैं, कितनी सारी सर्कस सजा देते हैं, मगर कोली समाज एक वाल्मीकि प्रतिमा लगाता है। कर्नाटका का नायक समाज जो जर्नल में आता है वो केवल वाल्मीकि प्रगट दिवस भी उसी डेट में मनाता है जब हम मनाते हैं, मगर उनकी झांकियां 100 भी हो सकती हैं, 500 भी हो सकती हैं, मगर हर झांकी में केवल वाल्मीकि प्रतिमा होती और कुछ नहीं होता। हमारे यहां तो पंजाब कहते हैं हम सबसे फॉरवर्ड है, सबसे घटिया मानसिकता का युवा पैदा हो गया है। वो डिस्को झांकियां निकालते हैं, डिस्को, और अपनी ही लड़कियों को देख के जब वो झांकी निकलती ना बस्तियों के आगे से, तो बस्तियों के बाहर कौन आएगा? वाल्मीकि बस्ती के लोग आएंगे देखने। हमारी ही बहू बेटियां होती हैं, डिस्को झांकी निकल के फिर हमारी बहू बेटियों को देख के ऑर्केस्ट्रा और तेज कर देते, सीटियां और बजनी शुरू होती हैं। हम मर्यादा में नहीं है जो वाल्मीकन कहला रहे, इनको भी मर्यादा में लाना है। हमने यहां लुधियाना में सैकड़ रैलियां कर करके एक एक बस्ती में ये सारी डिस्को रैलियां बंद करा दी, अमृतसर में बंद कराई और शहरों में बंद कराई, मगर जलंधर जो ज्यादा सेंटर रहा, मीडिया का ज्यादा लीडरशिप रही, वहां बंद नहीं हुई। तो ये सारी चीजें भी हमने ठीक करनी है। इसलिए मैंने कहा शिक्षा भी लेनी है, अपना धर्म भी साथ रखना है। कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां कई बार इन्हीं हरकतों से दुखी होकर कह देती हैं मुझे कि गुरुजी बहुत बुरे लोग हैं अपने, पर है तो अपने है ना, उनको सुधारना है। उसी के लिए तो संगठन है, सुधरे सुधरे थोड़ी इकट्ठे करने हैं, सुधरे तो सुधरे ही है, सबको ठीक करना है। एक जिस धर्म की हम कल्पना करते हैं, जो आदि गुरु, आदि जगत गुरु, आदि कवि के नाम से है, आदि योगी के नाम से है, आदि धर्म, उसको कायम करना है। तो आज लगभग 3 वेबिनार छोड़ने के बाद मैं मानसिक तौर पे तैयार नहीं था करने को। और मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को, मैंने कहा था शायद पिछली बार भी, कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप अपने गम बताने के लिए नहीं है, यहाँ तो कोई अच्छी बात बताने के लिए है। इसीलिए मैंने 3 बार लगातार प्रचेतावार छोड़े कि मैंने यहाँ अपना उदास चेहरा लेके नहीं बैठना, अपने गम नहीं बताने। यहाँ आके तो मैंने अपनी कौम के आगे बढ़ने की बात कहनी है आके। और आज हमारे रिसोर्स पर्सन शैलेश वाल्मीकन और जगसीर आदि जी ने कमाल कर दिया है, इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। और अगले जो रिसोर्स पर्सन रहेंगे हमारे, मैं कह रहा हूँ अभी देखो, अगर टाइम उनका गड़बड़ ना हो तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगली बार दोनों की दोनों हमारी कोई बेटियाँ शामिल हों रिसोर्स पर्सन। एक तो जसवीर कौर मुक्तसर से और एक सुरेखा सुजाता करनाल से, और अच्छी तैयारी के साथ आप आइए। और इसी तरह से हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, कोई लाइव भी सुनते हैं, कुछ बाद में भी सुनते हैं, उनके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें आप लाइए। और मुझे जल्दी बता देंगे आप कि आप जल्दी। और एक और बात जरूर करनी, बीच में टेक्निकली गलती थी कि जब आप मोबाइल लगाते हो तो रोटेट ऑन होना चाहिए, फिर मोबाइल को आप ऐसे घुमा भी लेंगे तो पूरी पिक्चर आएगी। ऐसे नहीं रखना चाहिए मोबाइल को, कभी भी ऐसे रखिए, मगर रोटेट खोल दीजिए पहले,
फिर वो पूरी पिक्चर आती है इन्हीं शब्दों के साथ। और लगभग मैंने ये सारी बातें जो कहनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, शायद मैंने सारी बातें की हैं। और आने वाले आगे और हम तैयारी करेंगे आपके साथ बात करने के लिए इन्हीं शब्दों के साथ, इस प्रार्थना के साथ, आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाल्मीकि।